आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड है वीडियो का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपनी आगे का पोर्शन जो कि हम लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था क्या क्या, कि भाई प्रियम्बल क्या होता है, ठीक है। फिर प्रियम्बल के अंदर कुछ कीवर्ड्स थे, उनके बारे में हमने जाना, ठीक है। हमने पढ़ा कि भाई स्टेट्स के पास क्या है और पब्लिक के पास क्या होता है। तो जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा प्रियम्बल सिटीजन्स के लिए सिक्योर करता है, उन कीवर्ड्स का क्या मतलब है, उनको हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला जो है जस्टिस, किससे? जस्टिस से। तो देखो जो आइडिया था जस्टिस का वो हमने लिया था किससे? रशियन रिवॉल्यूशन से, जो कि कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। वहां से हमने लिया आइडिया किसका? जस्टिस का, ठीक है। कहाँ से लिया था? रशियन रिवॉल्यूशन, जो कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया था? आइडिया लिया था किसका? जस्टिस का। जस्टिस का मतलब होता है फेयर और ट्रांसपेरेंट। जस्टिस का मतलब होता है क्या? फेयर और ट्रांसपेरेंट, मतलब एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। कोई बिना डिस्क्रिमिनेशन के होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? जस्टिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म जस्टिस इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 डिफरेंट फॉर्म। हमने टर्म जस्टिस वर्ड को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करा 3 डिफरेंट टर्म, 3 अलग अलग तरीके के जस्टिस को देते हुए हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है। सबसे पहला आपका आता है सोशल जस्टिस, दूसरा आपका आता है इकोनॉमिक जस्टिस, और थर्ड है आपका क्या? पॉलिटिकल जस्टिस। पहला आपका सोशल जस्टिस, फिर आपका इकोनॉमिक जस्टिस, थर्ड है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। और ये सारे सिक्योर करे जाते हैं किसके थ्रू? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। देखो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा क्या रहता है? पॉलिटिकल जस्टिस देता है। क्या रहता है? पॉलिटिकल जस्टिस। कौन सा जस्टिस देता है? पॉलिटिकल जस्टिस। और डीपीएसपी हमारा क्या देता है भाई? डीपीएसपी हमारा को देता है इकोनॉमिकल प्लस सोशल। इकोनॉमिकल प्लस सोशल, ये दोनों जस्टिस हमारा कहाँ से मिलते हैं? डीपीएसपी से मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन तीनों को अलग अलग समझे, तो सोशल जस्टिस क्या होता है? मीन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रिलीजियस, रेस, जेंडर, सेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई सभी सिटीजन को, कंट्री के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो काले हो, चाहे वो गोरे हो, चाहे मेल फीमेल, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इनके बेस पे बिना डिस्क्रिमिनेशन करे उनको क्या देना है? हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना है। इसी का मतलब है सोशल जस्टिस। इसी का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस। देखो इसी के लिए हमने क्या करा? जमींदारी का अबोलिशन, सती प्रथा का एबोलिशन, है ना, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। ये सारी चीज़ें क्या थी कि भाई पहले टाइम पे क्या होता है? जमींदार हुआ करते थे, वो स्लेवरी कराते थे, लोगों से मजदूरी कराते थे। इन सबको हमने एबोलिश करा, किस लिए? ताकि हम लोगों को इक्वली ट्रीट कर सके, अनटचेबिलिटी हटाना, ठीक है। क्यों? ताकि हम लोग क्या कर सकें? इक्वली ट्रीट कर सके। उसके बाद आता है इकोनॉमिक जस्टिस। अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, मीन नॉट डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द एनी इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर के बेस पे, किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर के बेस पे आप कभी भी पर्सन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। मान लो एक पर्सन रिच है, एक पर्सन पुअर है, इस बेस पे आप उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, जब आपका सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं, ठीक है। आपका अगला जो वर्ड है वो है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। जितने भी सिटीजन है हमारी कंट्री के अंदर, जितने भी हमारी कंट्री के अंदर सिटीजन है, सभी के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए। उनके पॉलिटिकल राइट्स में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे सभी के पास वोट देने का अधिकार है, सभी के पास इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट है, पॉलिटिकल राइट क्या है? सबके सेम है। एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के लिए आवाज़ उठाने का या गवर्नमेंट को कुछ बोलने का सबको क्या समान अधिकार होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो लिबर्टी है। अगर हम बात करते हैं लिबर्टी की, तो लिबर्टी का आइडिया आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको याद होगा और नहीं होगा तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसके अंदर टीपू सुल्तान ने पार्ट लिया था, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आइडिया आया था जिसका? लिबर्टी का, ठीक है। क्या मतलब होता है लिबर्टी का? इट मीन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इट मीन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अगर कोई इंसान
कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वो बिना किसी बाधा के कर सके, उसके काम में कोई टाँग ना अड़ाए, कोई बिना किसी रुकावट को अपने काम को कर सके। एंड सेम टाइम साथ ही साथ क्या होना चाहिए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। साथ साथ हमें उनको क्या देना, मौका भी देना है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। ठीक है, जैसे हम देते हैं ना एजुकेशन की फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में मौके देते हैं, तो क्या करते हैं, हमें उन्हें क्या देना, मौका भी देना ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द लिबर्टी इन फॉर्म ऑफ राइट्स। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिबर्टी की हमारा गारंटी देता है कुछ फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में। इसके अंदर सबसे पहला देखो क्या होता है, आर्टिकल 19 to 22। देखो आर्टिकल 19 to 22 जो हमारे को बहुत तरीके की फ्रीडम देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कंडक्ट एनी बिजनेस, फ्रीडम ऑफ कंडक्ट एनी बिजनेस, कि आप कोई भी काम कर सकते हो, फ्रीडम टू रजिस्ट एनीवेयर इन द कंट्री, आप कंट्री में कहीं भी रह सकते हो। ठीक है, सारी फ्रीडम आपको देती है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ऑल्सो गारंटी, साथ साथ किसी भी गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अंडर आर्टिकल 25 to 28। 25 आर्टिकल 25 28 ये भी क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा क्या देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस देते हैं कि हम किसी भी रिलीजियस में फेथ रख सकते हैं, हम किसी भी रिलीजियस को में बिलीव कर सकते हैं, हम किसी भी रिलीजियस को प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये सब हमारी अपनी इनर चॉइस के हिसाब से है। ठीक है, हमारी कंसिस्टेंस के हिसाब से भेजते हैं, जैसा हम चाहें उस हिसाब से हम कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जो आर्टिकल 19 to 22 है, 25 से 28 है, इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल, जब फंडामेंटल चैप्टर कवर करेंगे उसके अंदर हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं अपने आगे के। हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात करें अगर हम, तो इक्वालिटी का मीन है, टर्म इक्वालिटी मीन एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ स्पेशल प्रिविलेज to any section of the society and provide opportunity without any discrimination among all matter under article 14 to 18। ठीक है, इक्वालिटी क्या कहते हैं, इक्वालिटी का मतलब है कि भाई किसी को भी किसी भी टाइप का स्पेशल प्रिविलेज ना मिले। ठीक है, सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, को बिना भेदभाव के सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाए। ऑल मैटर अंडर आर्टिकल 14 to 18 जो कि लिस्टेड है कहाँ, अंडर आर्टिकल 14 to 18। अंडर 14 to 18 क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो कि डील करते हैं किससे, राइट टू इक्वालिटी से। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, अनटचेबिलिटी, अबोलिशन का ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया, या अबोलिशन ऑफ टाइटल, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे आगे फंडामेंटल राइट में ब्रीफली। ठीक है, उसके बाद क्या, डीपीएसपी आर्टिकल 39 सिक्योर, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है, आर्टिकल 39 सिक्योर टू मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों को क्या मिले, इक्वल राइट मिले, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को सही से अचीव कर सके। कैसे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम वर्क के लिए सेम वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैन को अलग वेज मिल रहा है और वुमेन को अलग वेज मिल रहा है, सेम वर्क के लिए सेम पोस्ट के लिए ऐसा नहीं कर सकते। हाउएवर, फिर भी देखो यहाँ पर कुछ छूट भी है। हाउएवर गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल स्कीम टू प्रोटेक्ट और अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट है वह पावर टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन, इसलिए रिलेटेड टू अपलिफ्ट और प्रोटेक्ट इसको वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ भी नया कर सकती है, कोई भी स्कीम ला सकती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मीन क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब हमें क्या करना है, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाना है। सेंस ऑफ ब्रदरहुड, लोगों के बीच में क्या बढ़ाना है, ब्रदरहुड बढ़ाना है। ठीक है, इट इज एसेंशियल। अब ये जरूरी क्यों है, देखो हमारी जो कंट्री कैसी है, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल कंट्री है। लाइक इंडिया जो हमारी कंट्री है वो कैसी है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चरल है। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, और भाई सब लोग अगर अलग अलग करेंगे, सेपरेशन करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या जरूरी है, ब्रदरहुड की फीलिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कैसे हो सकता है, फ्रेटर्निटी हम तभी अचीव कर सकते हैं जब लिबर्टी कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इक्वालिटी। अगर लिबर्टी इक्वालिटी से सेपरेट नहीं होगी तभी हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, देखो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म ऐड करी, इंटीग्रिटी। क्या टर्म ऐड करी,
इंटीग्रिटी जब हमने ऐड करा था सेक्युलर और सोशलिस्ट, उसी टाइम हमने एक टर्म और ऐड करी थी इंटीग्रिटी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको भी हमने कैसे ऐड करा, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करा, जो रेफर करता है किसको, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी टुवर्ड कंट्री, जो आपकी ऑनेस्टी और लॉयल्टी को दिखाता है कि देश के प्रति आपकी ऑनेस्टी क्या है, लॉयल्टी क्या है, क्या प्रेम है, मतलब आप देश की सोवरेनिटी को आपको बचा कर रखना है। ठीक है, चलो दीज प्रोविजन ऑल्सो एडेड अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सारे प्रोविजन जो है वो कहाँ और लिखे हुए हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखे हुए, जो क्या है पार्ट 4A आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर बहुत सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है। ठीक है, वो सारी क्या है, क्या करती है, हमारे को यही तो बताती है कैसे हमें अपने कंट्री के प्रति लॉयल रहना है और ऑनेस्टी दिखानी है। ठीक है, अच्छा देखो विच आर नॉट इन्फोर्सेबल, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है हमारे लिए, वो क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल। आप उसके लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, आप किसी कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज नहीं कर सकते, नॉट इन्फोर्सेबल है। ठीक है, बट दे कैन बी जज ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल और अनएथिकल, लेकिन हम ये जज कर सकते हैं कि जो काम है वो सही है या गलत है, एथिकल है या नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ उन्हें जज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा उनको फॉलो नहीं करता, कोई पर्सन उन्हें फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो हम उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हमारा एक लास्ट छोटा सा पोर्शन रह गया जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि भाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यस और नो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो इसको नोट डाउन, इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। देखो इसमें हम दो केस पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला बेरूवरी यूनियन केस जो 1960 में हुआ था वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बेरूवरी यूनियन केस क्या था, तो ये जो केस था इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था प्रीएम्बल को लेकर। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस प्रीएम्बल वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ओनली द प्रीफेस और समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि भाई जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो क्या है, केवल प्रीफेस है और समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्ट नहीं है, ये डिसीजन दिया। लेकिन बाद में दूसरा केस केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जब ये केस आया 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा देखा, जांच पड़ताल करी और क्या डिसीजन दिया, भाई इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट से दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रीएम्बल क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों है, इट कंटेन आइडियल एंड एस्पिरेशन, ये क्या करती है, इसके अंदर क्या आइडियल्स है गवर्नमेंट के लिए, एस्पिरेशन है लोगों की। इट हेल्प द जुडिशरी टू इंटरप्रेट द लॉ एंड रिमूव एम्बिग्विटी। ठीक है, इस क्या करता है, ये मदद करता है जुडिशरी की लॉ को इंटरप्रेट करने में और एम्बिग्विटी कंफ्यूजन को रिमूव करने में। वाइल इंटरप्रेट द लॉ जब हम लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं उस दौरान इफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मैच होता है, मतलब पूरा सही तरीके से बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, इट रिफ्लेक्ट इन द प्रीएम्बल। ठीक है, तो वो प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इट वुड बी डिक्लेयर वैलिड। अगर वो प्रीएम्बल में दिख रहा है, प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग वैलिड है, इसका मतलब उसे क्या कर देंगे, उस लॉ को वैलिड कर देंगे। क्लियर है। लेकिन देखो अब आगे कुछ और बातें जिससे मैं कह सकते हैं कि भाई ये जो है हमारा प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो कैसे है, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अमेंड द प्रीएम्बल एंड एडिड 3 न्यू टर्म। हमने क्या करा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा। देखो ये जो अमेंडमेंट थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और अगर हम प्रीएम्बल को अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ले रहे हैं, अगर हम प्रीएम्बल को अमेंड करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का यूज कर रहे हैं रेदर देन ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पार्ट है ना प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अमेंड करते हैं। ठीक है, और हम प्रीएम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से अमेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा पार्ट ऑफ, जो प्रीएम्बल होगा किसका पार्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। एट द एंड current opinion of the Supreme Court that the preamble is the part of Indian Constitution। करंट ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या है
कि भाई जो प्रियम्बल है वो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन सपोज देखो क्या है, बात करें अगर हम प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल क्या है, कोई हमें पावर नहीं है, सोर्स नहीं है पावर का, ठीक है। प्रियम्बल किसी ऑर्गन को, गवर्नमेंट के किसी ऑर्गन को पावर नहीं देता, ठीक है। वो सिर्फ अथॉरिटी दिखाता है, किसकी, आइडियल और एस्पिरेशन है उसके अंदर। किसी ऑर्गन को अथॉरिटी नहीं देता कि वो लॉ कैसे बनाएगा, उसके अंदर क्या आइडियल है, एस्पिरेशन है, ठीक है। डेट ऑफ एडॉप्शन है, हमने किस डेट को एडॉप्ट करा था वो है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर हम प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा भी दे इन फ्यूचर, अगर हम प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम प्रियम्बल को हटा देते तो हमें क्या नहीं मिला रहे, क्या नहीं मिलेगा, अथॉरिटी को खो देंगे हम, क्योंकि प्रियम्बल अथॉरिटी बताता है कि प्रियम्बल आया कहाँ से, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से। प्रियम्बल हमारा क्या बताता है, अथॉरिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से। देखो अगर आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अथॉरिटी कौन है, वी द पीपल, हम लोग, ठीक है। हम कौन है, अथॉरिटी है। आइडियल एस्पिरेशन प्रियम्बल के अंदर है, ठीक है। तो आइडियल एस्पिरेशन को अगर हम ये हट भी जाए, अगर प्रियम्बल हट भी जाए तब भी मतलब अगर हमारी कंट्री को हमें सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये बनाना है तो इसके लिए हमें प्रियम्बल की जरूरत नहीं है। इसके बिना भी हमारी कंट्री सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है ना। तो देखो हमने 3 टर्म, सेकुलर, सोशलिस्ट और क्या नाम है, इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करें। लेकिन क्या जब तक ये 3 टर्म हमारे प्रियम्बल में नहीं है तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, डीपीएसपी हमारे को सोशलिस्ट बनाता है, ठीक है। आर्टिकल 1 हमारा यूनियन ऑफ स्टेट क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि बताता है हम क्या इंटीग्रेटेड है, हम सेपरेट नहीं है, ठीक है। सेकुलर बनाता है हमारे को, हमारा क्या नाम है, डीपीएसपी, और क्या नाम है, फंडामेंटल राइट, जो कि कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आपके पास हर रिलीजियस की फ्रीडम हमारे को सेकुलर बनाता है। मतलब कि अगर प्रियम्बल ना भी हो तो भी हम सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, और क्या नाम है, इंटीग्रेटेड भी है, बाकी सारी चीज़, लिबर्टी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, सब कुछ है। प्रियम्बल ना हो तो भी, लेकिन प्रियम्बल के ना होने से हम सिर्फ 2 ही चीज़ को देंगे, पहली अथॉरिटी और दूसरा क्या, डेट ऑफ एडॉप्शन की। हमने कब प्रियम्बल को अडॉप्ट करा वो डेट नहीं रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ प्रियम्बल में लिखी हुई है। तो हमने कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, सॉरी वो डेट सिर्फ प्रियम्बल में लिखी हुई है, प्रियम्बल के अंदर ही वो डेट है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट करा था। प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि भाई लोगों ने भाई इस संविधान को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो बस यही चीज़ हो सकती है, अदरवाइज जो हमारा लास्ट डिसीजन है वो यही है कि भाई जो प्रियम्बल है वो क्या है, पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। क्लियर है। अगर अब आपको कोई आंसर राइटिंग के लिए इसका आंसर मिला तो आई होप आप लिख लोगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।